नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में लोकतंत्र के गुण व दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश विद्वानों ने लोकतंत्र के कुछ गुण बताए हैं जिनके कारण लगभग सभी देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया गया है। और उसमें पहला गुण बताया उच्च आदर्शों पर आधारित। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। जन कल्याण पर आधारित। लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता अंततः जनता में निहित होती है, अतएव इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी विशेष वर्ग के हितों का साधन नहीं है। लोकमत पर आधारित। लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने में मदद करे या जो उनका हितों का ध्यान नहीं रखते हैं उनको निर्वाचित करने से इनकार कर दे। जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र होता है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर सकता है। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। C.D. बर्न्स के शब्दों में कि सभी प्रकार का साधन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, परंतु आत्म शिक्षा ही वह सर्वोत्तम शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है। क्रांति से सुरक्षा। क्रांति कब होती है? जब शासक वर्ग जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता, जनता पर अत्याचार होते हैं और निरंकुशता पूर्वक वो शासन करते हैं, शासन शक्ति का दुरुपयोग करती है, तो जनता उस शासक वर्ग के प्रति क्रांति कर देती है और उसको शासन से हटा देती है। लेकिन लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा होती है, क्योंकि यदि किसी शासक वर्ग से, किसी राजनीतिक दल की सत्ता से जनता खुश नहीं है तो वह चुनाव के माध्यम से या निर्वाचन की पद्धति के द्वारा वह उस दल की सत्ता को हटा देती है, जिससे क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट है जब तक वह लोकमत के अनुकूल न हो जाए। इसमें शासन ऊपर से लादा नहीं जा सकता है बल्कि विकसित किया जाता है। इसमें निर्वाचनों के माध्यम से सरकार बदलती रहती है। वस्तुतः ये गत्यात्मक शासन प्रणाली है। इसमें शांतिपूर्वक परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं और प्रगति सरलता से हो सकती है। देश प्रेम की भावना का विकास। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे न तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और न ही उसकी बात की सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत देश प्रेम की भावना का विकास होता है। चूँकि जनता स्वयं देश की सर्वेसर्वा होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। लोकतंत्र शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है
वोट देने का अधिकार सामान्य जनता में कर्तव्य पालन की भावना का भी विकास करता है। लावेल ने कहा है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्य की नैतिकता, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए। अब लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र प्रणाली को कार्य रूप देने में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहने लगे कि लोकतंत्र का अब कोई उपयोग नहीं रहा, क्योंकि अब कहीं भी सच्चे रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं पाई जाती। लोकतंत्र शासन प्रणाली में कई दोष है। जिनमें पहला, अयोग्यों का शासन। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की समान योग्यता रखता है, लेकिन इस धारणा की तीव्र आलोचना की जाती है। प्लेटो का मत है कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। अरस्तु का विचार कि केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता होती है। इसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्र में कोई डॉक्टर वित्त मंत्री बन जाता है और अशिक्षित शिक्षा मंत्री। इसलिए कतिपय आलोचकों ने इसे अयोग्यता का शासन कहा। फैजेट ने लोकतंत्र को अनभिज्ञता भरा ऐसा शासन कहा जिसमें कोई सुधार संभव ही नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र की आलोचना करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र सबसे अधिक गरीब, अधिक अज्ञानी और सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है जिनकी संख्या स्वाभाविक रूप में अधिक होती है। दूसरा है भीड़ तंत्र। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि आम जनता प्रायः अनपढ़, जाहिल और गैर जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में उसके मन को अहमियत देने से भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलता है। परिणाम यह होता है कि गुणवत्ता की जगह परिमाण को प्रमुखता दी जाती है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। लोकतंत्रीय शासन में कुछ लोग राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और जैसे भी संभव हो वे अपने पद से चिपके रहने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी भाषण शक्ति से जनता को प्रभावित कर निर्वाचित हो जाते हैं, किंतु उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे देश की उन्नति के लिए रचनात्मक कार्य कर सके। अतएव उनसे लोकहित की आशा करना व्यर्थ है। अगला, भ्रष्ट नेतृत्व। जनसाधारण का राजनीतिक विवेक चूंकि बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में जनोत्प्रेरक नेता को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जनता की भावना से खिलवाड़ करके वोट बटोर लेते हैं, फिर नारेबाजी की आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। चरित्रहीन राजनीतिज्ञ अनेक स्थानों पर संस्थाओं के प्रभावशाली लोगों के साथ सौदेबाजी करके जनता को उल्लू बनाते हैं और उसकी आंखों में धूल झोंकते हैं। उग्र दलबंदी। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं जो प्राय झूठी होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल देशभक्ति के स्थान पर दलीय भक्ति को भी बढ़ावा देते हैं। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र का एक दोष यह है कि मतदाताओं में अपने दायित्व के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाती है जो मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं। बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र में अंततोगत्वा बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है।
लोकतंत्र में 51% लोग 49% पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं। अमीरों का शासन। यथार्थ में लोकतंत्र धनवानों के शासन में परिवर्तित हो जाता है। लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासनकर्ता बनना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो धनी और साधन संपन्न होते हैं। लोकतंत्र शासन में चुनाव लड़ने का काम धनी और साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। जब धनवान लोग ही विधायिका के लिए निर्वाचित होते हैं तो वे विधि निर्माण में भी धनिक वर्ग के हित साधन का ध्यान रखते हैं। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का भी उपयोग करते हैं। खर्चीला शासन। लोकतंत्र एक खर्चीली व्यवस्था है। इसमें लोकमत के संगठन, प्रचार, चुनाव इत्यादि में करोड़ों का खर्च आता है। उदाहरण के लिए भारत में मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करने का खर्चा 2200 से 3300 करोड़ रुपए आंका गया। यदि यह पैसा अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता तो राष्ट्र की प्रगति में अपूर्व योगदान दिया जा सकता था। अकुशल। अब संकट काल के लिए अनुपयुक्त। संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्र शासन बेकार सिद्ध होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि न तो शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन फिर भी इस समय वर्तमान समय में लोकतंत्र का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पेरेटो के अनुसार लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित है, व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम होता है और राजनीतिक दृष्टि से असंभव। वस्तुतः लोकतंत्र में अनेक दोष हैं और यह आदर्श शासन प्रणाली नहीं है, किंतु अन्य कोई ऐसी शासन प्रणाली भी तो नहीं दिखाई देती जो इससे अच्छी हो। ऐसी स्थिति में जे.एस. मिल का ये कथन स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के विरोध में दी जाने वाली युक्तियों में जो कुछ सार प्रतीत हुआ उसको पूरा महत्व देते हुए भी मैंने सहर्ष उसके पक्ष में ही निश्चय किया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में लोकतंत्र का भविष्य बहुत आशाजनक नजर आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद सभी आशाओं पर पानी फिर गया। दुनिया के नक्शे से लोकतांत्रिक देशों की संख्या दिन पर दिन कम होती गई। साम्यवाद, सैनिकता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित निरंकुशता ने लोकतंत्र को बुरी तरह कुचला और आज विश्व में लोकतंत्र केवल कुछ ही देशों में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह एक आश्चर्यजनक दुखद है कि विश्व के 192 देशों में से केवल 26 देशों में ही सही अर्थों में लोकतंत्र कायम है। अन्यथा कहीं एक दलीय शासन प्रणाली है तो कहीं साम्यवादी या सैनिक पारिवारिक निरंकुशता ने लोकतंत्र को दबा रखा। लोकतंत्र के दोषों और त्रुटियों को देखते हुए क्या उसका परित्याग करना उचित होगा? ऐसी स्थिति में विकल्प का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिजात तंत्र, गुटतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि जितने भी विकल्प हैं उनमें कोई भी लोकतंत्र से उत्तम सिद्ध नहीं हुआ है। अतः वर्तमान स्थिति में एक ही विकल्प रह जाता है, वह यह है कि जहाँ तक हो सके लोकतंत्र की कमियों को दूर किया जाए। सी.डी. बर्न्स ने ठीक कहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। धन्यवाद।